हेलो गाइस, वेलकम टू योर कैरियर अकेडमी प्लेटफॉर्म। तो स्टार्ट करते हैं अपनी हिस्ट्री। और हिस्ट्री में बात करेंगे आज हम वैदिक पीरियड की। वैदिक पीरियड वैदिक पीरियड यानी कि हिंदी में बोलूँ तो मैं वैदिक काल। राइट। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद क्या होता है? जब इंडस वैली सिविलाइजेशन होती है यहाँ पर, ठीक है, उस सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में क्या आते हैं? वैदिक सभ्यता आती है या आर्य सभ्यता का उदय होता है। ठीक है, आर्यन सिविलाइजेशन आती है यहाँ पर। और आर्यों के बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है? वेदों से मिलती है। तो आर्यों की जो नॉलेज मिलती है वो वेदों से मिलती है। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक। तो जो विदेशी आक्रमण थे, ठीक है, सैंधव नगरों को, जो सिंधु नगर थे, ध्वस्त कर दिया था उन्हें। तो उन्हें क्या मान लिया गया है कि वो आर्य थे। राइट, ऐसा मान लिया गया है कि वो आर्य ही थे जिन्होंने इन नगरों को क्या किया था? ध्वस्त किया था। लेकिन ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में इंद्र को, जो इंद्र था, उसे पुरंदर कहा गया है। पुरंदर मतलब किलों को तोड़ने वाला। राइट। और क्या कहा गया है उसे? दास दस्युओं का, दास और दस्यु, इनका विनाश करने वाला कहा है। विनाश करने वाला। राइट। और जो हड़प्पा संस्कृति थी या हड़प्पा सभ्यता थी, उसमें दास दस्यु अधिक संख्या में थे। ठीक। तो दास दस्यु का ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। और ऋग्वेद में इन्हें बोला क्या जाता था? अकर्मण, अदैव्यु, अन्यव्रत, अयजवन, मृदवाक, अब्राह्मण, अव्रत, इनको कहा गया है। किसको? दास और जो दस्यु थे उनको। और क्या कहा गया है? इन्हें लिंग पूजक कहा गया है, जो हम शिवलिंग बोलते हैं आज जिसे। ठीक है। सैंधव निवासियों की जो भाषा थी वो क्या थी? वैदिक संस्कृत से भिन्न थी। ठीक। सैंधव निवासियों की वैदिक पीरियड में जो आर्य आते हैं, आर्यों की जो भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी। उनकी लैंग्वेज संस्कृत थी। अब जो आर्य आए थे यहाँ पर, उसके बारे में हिस्टोरियंस के अलग अलग मत हैं अपने। ठीक है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो जो भारत में इनका आगमन मानते हैं पंडित गंगानाथ झा, पंडित गंगानाथ झा और झा ब्रह्मऋषि, ब्रह्मऋषि। ठीक। DS त्रिवेदी, DS त्रिवेदी। ठीक। और LD कल, ये बहुत सारे हिस्टोरियंस थे जो कश्मीर या हिमालय क्षेत्र में आर्यों का क्या मानते हैं? मूल निवास स्थान मानते हैं। ठीक। लेकिन क्या मानते हैं कि जो आर्य यहाँ आए थे, किसके रूप में आए थे? आक्रांता के रूप में। आक्रांता के रूप में मानते हैं कि आक्रांता के रूप में आए थे यहाँ। जो सैंधव सभ्यता थी, ऑब्वियसली क्या थी? आर्य सभ्यता से प्राचीन थी, ओल्ड थी उससे। उत्तर पश्चिम में ये जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न साइड है, इसमें क्या पड़ता है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में क्या था?
यहाँ ब्राह्मी भाषा मिलती है, ब्राह्मी भाषा, ठीक है, जिसे क्या कहा गया है, द्रविड़ परिवार की भाषा बोला गया है कि ये द्रविड़ परिवार की भाषा थी। ठीक, कुछ क्या मानते हैं, कुछ उत्तरी ध्रुव को मानते हैं कि उत्तरी ध्रुव में आए थे आर्य, राइट, और उनमें एक नाम मिलता है किसका, पंडित बाल गंगाधर तिलक का, पंडित बाल गंगाधर तिलक, पंडित बाल गंगाधर तिलक, राइट। तिलक मानते थे कि उत्तरी ध्रुव में आर्य आए थे, ठीक है, आर्य का जो निवास स्थान था वो उत्तरी ध्रुव था। और ऋग्वेद की जो रचना हुई थी, आर्यों ने ऋग्वेद की जो रचना की वो सप्त सिंध प्रदेश में की थी। और ऋग्वेद में किसकी स्तुति मिलती है, उषा की। उषा किसे कहते हैं, जो सुबह होती है, ठीक है, उसको उषा बोलते हैं, जो कि कहाँ दिखाई देती है, उत्तरी ध्रुव में दिखाई देती है। महाभारत का जो महाभारत है उसमें सुमेरु पर्वत का वर्णन मिलता है, जहाँ 6 महीने दिन 6 महीने रात होती है, ठीक है। तो आर्यों ने जो सप्त सिंध प्रदेश को कहा था, वो कहा था कि देवताओं द्वारा निर्मित है। सप्त सिंध प्रदेश को आर्यों ने देवताओं द्वारा निर्मित बताया था, ठीक है। लेकिन मैक्स मूलर आते हैं, फिर मैक्स मूलर क्या करते हैं, मैक्स मूलर ये क्या करते हैं, ये आर्यों का जो आदि देश मानते हैं वो क्या मानते हैं, मध्य एशिया को मानते हैं, मध्य एशिया, कि आर्य कहाँ से थे, मध्य एशिया से थे, ठीक। और क्या था, भाषा कोश के आधार पर, मतलब उनकी जो लैंग्वेज थी, ब्रैंडेस्टीन भारतीय भाषा कोश के आधार पर आर्यों को क्या मान लिया गया कि एक पर्वत के नीचे घास के मैदान में उनका क्या था, उनका निवास था, मतलब वहाँ वो रहते थे। ऐसे ही पेन का हट, बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने आर्यों को क्या मान लिया, जर्मनी का मान लिया कि वो जर्मनी के थे, जर्मनी उनका आदि देश था, ठीक है। कोई गाइल्स, हंगरी, डेन्यूब नदी घाटी, इनको आर्यों का निवास स्थान माना, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट मत हैं सबके कि आर्यों का निवास स्थान कौन सा था। ऋग्वेद में जो हमारा सबसे प्राचीन या ओल्डेस्ट वेद है, उसमें आर्य शब्द का कितने बार उल्लेख मिला है, 33 टाइम, ठीक है, ऋग्वेद में मिला है। नेक्स्ट, अब हम वैदिक जो काल है हमारा, वैदिक जो पीरियड है, उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। टू पार्ट्स में डिवाइड करूँ मैं उसे, तो एक तो होगा अर्ली वैदिक पीरियड, दूसरा होगा लेटर वैदिक पीरियड। ठीक, ऋग्वैदिक काल, और ये होगा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। अब जानते हैं अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में। अर्ली वैदिक पीरियड में क्या हुआ था। अर्ली वैदिक पीरियड,
ऋग्वेद क्या है? ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद के नाम पर ही इसको क्या कर दिया था, ऋग्वैदिक काल कर दिया था इसका नाम। तो ऋग्वैदिक क्या है? एक संहिता है। मतलब सॉरी, ऋग्वेद जो है, ये वैदिक तो एक पीरियड हो गया ऋग्वैदिक। जो ऋग्वेद है हमारा वेद, वो क्या है? एक संहिता है। उसमें क्या है? 10 मंडल हैं उसमें, ठीक है। और ऋग्वेद की जो तिथि मानी गई है, मतलब उसकी जो टाइम पीरियड माना गया है, उसमें भी क्या है? उसमें भी डिफरेंट आप सबके अपने अपने मत हैं, ठीक है। मैक्स मूलर मानते हैं कि 1200 से 1000 के बीच रहा था, कोई मानता है 1500 से 1000 के बीच था, ठीक। ऋग्वेद की जो रचना मानी गई है 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच मानी गई है। और ऋग्वेद में एक हिमालय की एक चोटी थी, ठीक है, मुजवंत, ठीक है, उसका उसमें वर्णन मिला है। और वहाँ वो किसके लिए प्रसिद्ध थी? मुजवंत पहाड़ी, ठीक है। मुजवंत एक पहाड़ी थी, और उस पहाड़ी से क्या मिलता था? सोम, मतलब सोम के लिए वो प्रसिद्ध थी। सोम क्या था? आर्यों का पेय था। किसके लिए पीते थे? मिठास के लिए, ठीक है, मिठास के लिए उसका यूज़ करते थे। अब पश्चिम की ओर जाएं, हम वेस्ट में जाएं, तो वेस्ट में क्या होगा? वेस्ट में कुबा, जो कि किसका नाम था? काबुल का। क्रुमो, क्रुमु होगा कुर्रम। गोमती, उसे अब गोमल बोलते हैं। सुबास्तु, और पंजाब की 5 नदियाँ थी, ठीक है। पंजाब की कितनी नदियाँ थी? 5 नदियाँ। 5 नदियों की भूमि कहा जाता है ना पंजाब को। तो कौन कौन सी थी? सिंधु, वितस्ता, वितस्ता किसको बोला जाता है? झेलम को, राइट। और क्या थी? चिनाब, इसे क्या बोला जाता था? अस्किनी। रावी, और थी व्यास, जिसे विपाशा बोलते हैं, ठीक। ये ऋग्वैदिक पीरियड में मिलती हैं हमें। राजनीतिक संगठन यानी कि जो पॉलिटिकल उनका स्ट्रक्चर था, जो पॉलिटिकल उनकी कंडीशंस थी, वो क्या क्या थी? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखेंगे उनका, तो 5 जन हुए थे। 5 जन कौन कौन से थे? अनु, द्रुहा, यदु, पुरु और तुर्बस। ये 5 जन थे, या 5 जन थे जिन्हें पंचजन कहा जाता था। और जो ये जन थे, इन जन का जो मुखिया होता था, जो इनका अधिपति होता था, वो कौन कहलाता था? वो किंग था, यानी कि राजा, वो किंग होता था, ठीक। जो ये राजनीतिक संगठन था, इसकी सबसे छोटी इकाई, मतलब जो इसकी स्मॉल यूनिट थी, सबसे छोटी इकाई थी, वो क्या थी? वो थी कुल। कुल या परिवार, फैमिली,
ठीक है। और क्या होता था, जो परिवार का स्वामी होता था, मतलब जो परिवार का हेड था, फैमिली हेड था जो, वो कौन होता था? फैमिली हेड होता था फादर, यानी कि पिता। समाज कैसा चल रहा था? पितृसत्तात्मक था, मतलब पिता की सत्ता चलती थी घर में, जैसे आज चलती है, ठीक है। पिता हमारे प्रधान होते हैं घर में, जिसे क्या कहा जाता था? कुलप। कुलप कहा जाता था उसे। और इन कई कुलों को मिलाकर क्या बनता था? कई कुलों को मिलाकर बनता था एक ग्राम, ठीक। एक ग्राम बनता था, और जो ग्राम का हेड होता था उसे क्या कहा जाता था? ग्रामणी। ग्राम से बड़ी संस्था, मतलब कई ग्रामों को मिलाकर एक संस्था बनती थी, वो कहलाती थी विश। और जो इसका स्वामी होता था या जो इसका हेड होता था वो कहलाता था विशपति, ठीक। अनेक विश को मिलाकर क्या बनता था? जन बनता था, जिसकी हम बात ऊपर कर चुके हैं। और जन का जो अधिपति होता था वो कौन कहलाया? राजा। वो राजा कहलाया, किंग कहलाया, ठीक। तो समझ में आ गया होगा कि जो सबसे छोटी इकाई थी, सबसे स्मॉल यूनिट थी राजनीतिक संगठन में, वो क्या थी? परिवार थी। परिवार को मिलाकर, परिवार में हेड कौन होता था? फादर होते थे, ठीक है। उस परिवार के फादर जो हेड थे उसे कुलप कहा गया, है ना। जो एक मतलब कुल बन गया था, एक फैमिली बन गई थी, वो कुलप कहा गया। और कई कुलों को मिलाकर क्या बन गया? ग्राम बन गया। ग्राम का हेड हो गया ग्रामणी। और कई गांवों को मिलाकर क्या बन गया? विश बन गया। विश का जो हेड था वो बन गया विशपति। कई विश को मिलाकर बना जन। और जन का जो अधिपति था, जो उसका हेड था, वो कौन था? किंग या राजा, ठीक। देश या राज्य के लिए किसका शब्द मिलता है? राष्ट्र, जिसे हम नेशन कहते हैं, ठीक। राष्ट्र शब्द मिलता है देश या राज्य के लिए। जो क्या था, और फ्रेंड क्या मिलता है? 10, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में 10 राजाओं को युद्ध मिलता है, ठीक है, कि 10 राजाओं में युद्ध हुआ था और उसे बोला गया था 10 राज्ञ। 10 राज्ञ था क्या है? भरतों का एक राजा था। भरतों का क्या था? राजा था। उसका नाम क्या था? सुदास, ठीक। ये मतलब जो 10 राजा थे उनके बीच में, और भरतों का जो राजा था सुदास, उनके बीच में ये युद्ध हुआ था। हुआ कहाँ था? रावी नदी के तट पर हुआ था। और सुदास कौन था? उसमें भारत का सर्वोत्तम सम्राट बन गया था, क्योंकि विजय पाली थी उसने किस पर? 10 राजाओं पर। और उस भरत जन के नाम पर, वो जन था, उस जन के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ गया था? भारत, राइट। तो जो भरत जन था उसके नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा है? भारत। जो ये जन था, भरत जन, रहता कहाँ था ये? तो कहाँ रहता था? यमुना और सरस्वती नदी के बीच में। जो सरस्वती नदी और यमुना के बीच का जो एरिया है उसमें, ठीक है, के बीच ये निवास करता था। कौन? जो भरत जन था। राजा को जन का क्या कहा जाता था? रक्षक कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि जन का जो अधिपति है वो कौन है? वो राजा है। तो रक्षक भी कौन होगा? राजा होगा। दुर्गों का भेदन करने वाला, दुर्ग मतलब किलों, जो किले का भेदन करने वाला होता था, उन्हें तोड़ने वाला होता था, उसे पुराणवेता कहा गया, ठीक। और जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें साम्राज्य को क्या बताया गया? राज्य से बड़ा बताया गया है। तो साम्राज्य, राज्य से तो आप भी कॉमन सेंस से सोच सकते हैं कि साम्राज्य एक बड़े मीन्स में लिया जाता है, ठीक है। प्रारंभ में क्या था? राजा का चुनाव कौन करता था? राजा का चुनाव करता था
राजा का चुनाव, मतलब उसका सिलेक्शन कौन करता था? तो प्रजा करती थी, ठीक। परंतु बाद में क्या हो गया, जैसे जैसे टाइम चलता गया ये पद आनुवांशिक हो गया, मतलब राजा का बेटा उसका उत्तराधिकारी, उसका बेटा उसका उत्तराधिकारी, और फिर उसका बेटा उसका उत्तराधिकारी, इस तरीके से आनुवांशिक हो गया, ठीक। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, 10 मंडल बताए थे मैंने ऋग्वेद में, तो जो उसके 10वां मंडल है, जो 10वां मंडल है उसमें क्या है, 10वें मंडल में गणतंत्रात्मक समिति का उल्लेख है, मतलब गणतंत्र होते थे। नेक्स्ट, ऋग्वेद में किसका उल्लेख मिलता है? बलि का। बलि का सेंस किस में लिया गया, मतलब बलि का किससे अर्थ लिया गया कि वो क्या करते होंगे, अन्न के रूप में राजा को दी जाने वाली भेंट थी जिसे बलि कहा जाता था। अन्न के रूप में, मतलब अन्न देते थे भेंट के रूप में, और उसे क्या कहते थे? बलि कहते थे। सभा और समिति क्या थी? राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी, ठीक। जो राजा अगर जैसे निरंकुश हो जाए, अपनी तानाशाही चलाने लगे, तो उसकी निरंकुशता पर नियंत्रण रखने के लिए कौन था? सभा और समिति, ठीक। सभा और समिति को क्या कहा गया है? प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की 2 पुत्रियां, किस में कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है, ठीक। ऐसे ही जो युद्ध के समय था, मतलब जब युद्ध हो रहा हो किसी से राजा का, तो क्या होता था? पुरोहित जाता था। पुरोहित एक तरह से पुजारी बोल सकते हैं उसे, ठीक है। तो पुरोहित क्या होता था? राजा के साथ जाता था और उसका शासन पर प्रभाव रहता था, मतलब जो राजा शासन करता था उस पर पुरोहित का क्या रहता था? प्रभाव रहता था, ठीक है। शासन पर पुरोहित का प्रभाव, ठीक। बात कर लेते हैं सोशल लाइफ की, उनकी सोशल लाइफ कैसी थी, सामाजिक जीवन कैसा था? सोशल लाइफ क्या था? उसमें समाज का आधार क्या था? बेस क्या था? फैमिली थी, ठीक। पिता के अधिकार क्या थे? असीमित थे, मैंने बताया था। पितृसत्तात्मक होते थे परिवार, ठीक। कई बार क्या उल्लेख मिला है? ऋजाश्रय में उल्लेख मिला है कि पिता ने मतलब अपने बेटे को क्या कर दिया था? अंधा बना दिया था, और वो अपनी संतान को बेच भी सकता था, ठीक। तो जो पिता था, वो पिता मतलब उसके अधिकार जो थे असीमित थे, उसे रोकने वाला नहीं था कोई, एक तरह से ये समझ सकते हैं आप। संयुक्त परिवार की प्रथा थी, संयुक्त परिवार और एकल परिवार। संयुक्त परिवार जिसमें दादा दादी चाचा चाची, ठीक है, सब रहते हो, वो संयुक्त परिवार होता है। और एकल परिवार जिसमें माता पिता और बच्चे हों बस, ठीक। तो संयुक्त परिवार था, दादा दादी सब साथ रहते थे। और क्या था? ब्राह्मण जो थे, ठीक है, ब्राह्मण जो थे ऋग्वैदिक पीरियड में फ्रेंड क्या होता है? ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 का ही उल्लेख मिलता है, और तीनों को भी मतलब वर्ण के उसमें नहीं लिया जाता। वर्ण का मतलब तो वहाँ रंग भेद से लिया गया था ऋग्वैदिक पीरियड में, मतलब काला गोरा इस तरीके से। समाज था वर्ग रहित समाज था, ठीक है। क्षत्र किसे कह दिया था? जो आर्य आए थे, तो आर्यों ने आदिवासियों से अपनी सुरक्षा के लिए क्या किया था? कुछ सैनिकों को नियुक्त किया था, ठीक, और उन्हें क्या कह दिया गया था? क्षत्र कह दिया गया था, ठीक। और जो उनका रहने का स्थान था उसे क्षत्रिय कहा गया था। ऐसे ही ब्राह्मण क्या थे? ब्राह्मण अपने आप को क्या कहते थे? किसी न किसी ऋषि की
संतान बताते थे, मतलब किसी न किसी से अपने आप को कनेक्ट करके रखते थे। वर्ग क्या था? विभेद रहित था, मतलब कोई भेद नहीं था। जन के सदस्य समझे जाते थे सभी, ऐसा नहीं था कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, ऐसा कुछ नहीं था। वर्ण शब्द जो था रंग के अर्थ में लिया जाता था, मैंने अभी बताया है, और कहीं कहीं व्यवसाय के अर्थ में भी लिया जाता था। ठीक है, प्रारंभ में 3 ही वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्र, वैश्य, ये भी बता दिया मैंने। और यज्ञ जो करने वाला होता था, ठीक है, उसे ब्रह्मा कहा गया। पुरोहित, ठीक है, और मतलब जो अभी मैं बता रही थी, सैनिक जो रखे जाते थे, उनके रहने के जो स्थान था उसे क्षत्रिय कहते थे। ठीक, लेकिन जो और बची हुई जनता थी, इससे अलग जो जनता थी, उसे क्या कहा जाता था? उसे विश्व नाम से संबोधित किया जाता था। ठीक, लेकिन यहाँ ऋग्वैदिक पीरियड में वर्णों में कठोरता नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, चौथा वर्ण भी बन गया। कौन सा था? शूद्र। ठीक, शूद्र बन गया। फिर क्या होता है? और शूद्र शब्द का जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। नोट कर लीजिए इसे भी, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। ठीक है, पुरुष सूक्त में। और जो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनकी जो उत्पत्ति बताई गई है चारों वर्णों की, किससे बताई गई है? एक विराट पुरुष से इनकी उत्पत्ति बताई गई है। यज्ञ में आहुतियाँ दी जाती थी, तो ऐसा माना जाता है कि अग्नि में जब आहुति दी गई थी तो उस आहुति में क्या हुआ था? एक विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई। ठीक, और उस जो विराट पुरुष था उसके मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, जो ब्राह्मण थे उनकी उत्पत्ति हुई। भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, जांघों से वैश्य की हुई, और पैरों से हुई थी शूद्र की, ऐसा माना जाता है। इसीलिए क्या कर दिया गया था? लेटर वैदिक पीरियड में आकर ब्राह्मण को अधिकार दे दिया गया था पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, ठीक है, और जो एजुकेशन थी, इन सब का राइट दे दिया गया। किसको? ब्राह्मण को। भुजाएं किसका प्रतीक होती हैं? बल का प्रतीक होती हैं, तो वो क्षत्रिय था। क्षत्रिय किसका, मतलब कौन, किसका राइट बन गया था उनका? कि वो शासन करने वाले जो होंगे, जो लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे, वो सब कौन होंगे? क्षत्रिय होंगे। इस तरीके से उन्हें रिलेट कर दिया था। वैश्य, वैश्य किसको माना गया था? मतलब लेटर वैदिक पीरियड में आकर हुआ था ये सब। वैश्य माना गया था जो व्यापार करेंगे, ठीक है, या जो उधार देंगे, लेन देन का काम करेंगे। ठीक, शूद्र किसको कहा गया? शूद्र कहा गया इन तीनों वर्णों की सेवा करने वाले को शूद्र कहा गया। ठीक, और शूद्र की स्थिति इस टाइम में, मतलब लेटर वैदिक पीरियड में आकर बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी। ऋग्वैदिक में तो ठीक ठाक था, वर्ग रहित समाज था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम स्त्रियों की। वुमेन लाइफ की बात करते हैं। ठीक है, उनके विवाह की और स्त्रियों की दशा। स्त्रियों की दशा, कंडीशंस क्या थी उनकी? ठीक है, कैसी थी? विवाह को क्या माना जाता था? पवित्र बंधन माना जाता था। आज भी माना जाता है हिंदू धर्म में। ठीक है, पवित्र बंधन। और क्या था? शतपथ ब्राह्मण में ऐसा माना गया है कि पत्नी को क्या बोला गया? अर्धांगिनी बोला गया है। एक पत्नी विवाह क्या थे? प्रचलित थे। ठीक, अगर किसी के पत्नी नहीं है तो वो यज्ञ का अधिकारी नहीं होगा। और ऋग्वेद में एक शब्द मिलता है जायद सम, जायद, ये मिलता है जायद स्तंभ, जायद स्तंभ। इसका क्या मतलब होता है? पत्नी ही ग्रह है, यानी कि पत्नी ही ग्रह है। ठीक,
विधवा विवाह नहीं होते थे। महिलाएं क्या करती थी, अपने वर का वो स्वयं चयन करती थी। पुनर्विवाह होता था, नियोग प्रथा थी, ठीक है, बाल विवाह नहीं था। संतान अगर किसी के नहीं है तो संतानहीनता को क्या कहा गया था, दरिद्रता, दरिद्रता के समान बताया गया उसे, ठीक। सती प्रथा प्रचलित होने के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं, ऋग्वैदिक काल में ऐसा मतलब कोई प्रमाण नहीं मिला है कि सती प्रथा उस समय थी। पर्दा प्रथा नहीं थी, ठीक। स्त्रियों को कहने का मतलब ये है ओवरऑल स्वतंत्रता थी, उन्हें फ्रीडम थी, ठीक है। शिक्षा दीक्षा भी मिलती थी उन्हें, और सामाजिक और धार्मिक जो अधिकार थे पुरुषों जैसे ही थे। परंतु 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 क्या था, कुछ अधिकार नहीं थे उन्हें। कुछ अधिकार क्या नहीं थे, संपत्ति का अधिकार नहीं था, ठीक है, संपत्ति का अधिकार नहीं था। और क्या नहीं था, राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। मतलब जितने भी राजनीति से रिलेटेड डिसीजन होंगे राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। जितने भी डिसीजन होते थे राजनीतिक वो कौन लेता था, पुरुष लेते थे, ठीक। और संपत्ति भी किसकी होती थी, पुरुषों की। तो इन दो कंडीशंस में स्त्रियों की कंडीशन क्या थी, खराब थी। नेक्स्ट बात करेंगे भोजन और वस्त्र की। भोजन में क्या क्या खाते थे वो, वस्त्र कैसे पहनते थे। आर्य क्या थे, जो आर्य थे वो मांसाहारी भी थे, और शाकाहारी भी थे, दोनों थे, ठीक है। मांसाहारी भी थे और शाकाहारी भी थे। दोनों प्रकार का भोजन करते थे। ऋग्वेद में खीर का उल्लेख मिला है, खीर का, ठीक, जिसे क्या कहा गया है, क्षीर। पनीर, मालपुए, जौ की सत्तू को क्या कहा जाता था, जौ की सत्तू दही में मिलाकर, मतलब जो जौ की सत्तू होती थी उसे दही में मिलाकर बोला जाता था करम्ब, ठीक। दलिया, जौ का दलिया, ठीक है। और मीठा करने के लिए किसका प्रयोग करते थे, मधु का, जो शहद बोलते हैं। और ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं मिलता, नमक का उल्लेख नहीं मिलता, ठीक। भेड़ बकरी का मांस खाया जाता था। और गाय को क्या बोला गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गाय को अघन्या कहा गया है। अघन्या मतलब ना मारने योग्य, राइट। गाय विनिमय का माध्यम थी, ठीक है। विनिमय मतलब आदान प्रदान, जैसे मतलब कोई वस्तु खरीदनी है तो गाय देकर आप खरीद सकते थे, तो विनिमय का माध्यम थी गाय। विवाह और सुरा जो थे, मतलब जो सोम और सुरा थे, ठीक है। सोम मैंने अभी बात करी थी कि हिमालय की मुजवंत पहाड़ी से सोम मिलता था। तो जो सोम थे और सुरा थे वो आर्यों के मुख्य पेय थे, ठीक। गाय का वध नहीं होता था, मतलब अघन्या ना मारे जाने योग्य। लेकिन जब कोई विवाह हो या कोई अतिथि आ जाए तो गाय का वध होता था फिर, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा कि विवाह में या सम्मानित अतिथि आने पर गाय का वध होता था, लेकिन गाय को क्या कहा गया था, अघन्या, मतलब ना मारे जाने योग्य। ऋग्वेद के 9वें मंडल में ऋग्वेद के क्या मिलता है, सोम का उल्लेख मिलता है, ठीक। सोमरस। सुरा को क्या बताया गया है, निंदनीय या त्याज्य बताया गया, मतलब सुरा को एक मतलब उसमें निंदनीय सेंस में लिया गया उसको। वस्त्र में क्या था, सूत भी था उस समय,
था, ठीक है, और मृग चर्म था। इनसे क्या होते थे, इनसे वस्त्र बनाए जाते थे। भेड़ की ऊन मोस्टली प्रयोग करते थे, भेड़ की ऊन। ठीक, जो कहाँ मिलती थी, गांधार प्रदेश में मिलती थी। वस्त्र कैसे होते, 3 प्रकार के होते थे। 3 प्रकार के कौन कौन से, एक तो नीवी, दूसरा कौन सा है, वासन, तीसरा है अधिवास। इनका मतलब क्या होता है ये समझ लो। नीवी मतलब कमर से नीचे पहने जाने वाला, वासन कमर से ऊपर पहने जाने वाला, अधिवास चादर की तरह ओढ़े जाने वाला, उसे अधिवास कहते थे, ठीक है। लोग वस्त्र काटने और सिलने की कला से परिचित थे, कब, ऋग्वैदिक पीरियड में, ठीक। स्त्री पुरुष दोनों क्या करते थे, पगड़ी पहनते थे, पगड़ी आज भी पहनते हैं, राजस्थान में आपने देखी हो तो राजस्थान के लोग पहनते हैं, ठीक। कानों में कर्णफूल, गले में निष्क, निष्क क्या था, निष्क एक आभूषण था, एक आभूषण जो कि क्या था, गले का हार, ठीक। मणियों का हार, ग्रीवा, ठीक है, ये पहने जाते थे। मतलब जो आभूषण पहनते थे वो ये थे, कानों में कर्णफूल, गले में निष्क, हाथों में कड़े, मणियों का हार, ये सब पहनते थे। केश सज्जा भी जानते थे, केश सज्जा मतलब बालों को बनाना, जैसे बाल कराते हैं ना, आज हम हेयर कटिंग कराते हैं, नहीं नहीं, ऐसे ही वो भी जानते थे केश सज्जा। और नाई जो बाल काटने वाला होता है, हेयर कटिंग करने वाला होता है, उसे क्या बोला गया था, वक्ता, ठीक। आमोद प्रमोद यानी कि मनोरंजन, मनोरंजन के क्या साधन थे, नृत्य संगीत जानते थे वो, नृत्य भी जानते थे और संगीत भी जानते थे, उनका आनंद लेते थे, ठीक है। रथ दौड़ होती थी, घुड़दौड़ होती थी, पासा खेलते थे, ठीक, जुआ खेलते थे, झांझ मंजीरा बजाते थे, उनके साथ नृत्य करते थे, दुदुम्बी, करकरी, वीणा, बांसुरी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें थी जिनका उल्लेख मिलता है कि हाँ ऋग्वैदिक पीरियड में ये यूज करते थे, ठीक। तो आई होप फ्रेंड आपको ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम आर्थिक, जो इनकी आर्थिक स्थिति थी उसके बारे में बात करेंगे, धर्म धार्मिक विश्वास क्या थे इनके, व्यापार वाणिज्य, इन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। Thank you for watching this video. Thank you so much. Bye bye. Take care.